आज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का जो यह फोर्थ लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग तीन चीजों को देखने वाले हैं। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा क्या, उस फैटी एसिड के लिए कोई अलग से भी एंजाइम होगा। दूसरा, अगर ऑड नंबर में कार्बन हो, मतलब कि 3, 5, 7, 9 इस तरह से कार्बन की संख्या हो किसी फैटी एसिड में, तो फिर वह कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में इवनली टूटेगा, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होता है। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा रेगुलेशन। ये जो आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल, इस मटेरियल में आपके सामने एक ऐसा फैटी एसिड है जो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है हम लोग को, और चूंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए यह लिनोलेइक एसिड है। तो अगर नंबरिंग वाइज देखें तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है ना, इस तरह से है। और अगर अल्फा में देखें, इस फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। तो 3,2 इनोइल कोएंजाइम ए आइसोमेरेज एंजाइम जो है, यह एंजाइम के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में जानकारी दिया था आपको कि ये क्या करता है। यह सिस डबल बॉन्ड को ट्रांस डबल बॉन्ड में चेंज करता है। इस प्रकार यह सुटेबल कंडीशन बनाता है जहां पर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड रन करे और एसिटाइल कोएंजाइम ए निकले। अब जब इससे बात आगे की ओर बढ़ती है तो एक तो डबल बॉन्ड क्लियर हो गया। अब अगला डबल बॉन्ड है जो यहां पर है, 4th पोजीशन पर है यहां पर। तो अब इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको प्रॉपर चैनल मिला सकते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे क्या, यहां पर एक सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम के कारण एक स्पेशल एंजाइम जो है उसका एंट्री होता है। यह एंजाइम एक से ज्यादा डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में ही काम करता है और इसका नाम होता है 2,4 डाइइनोइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। करेक्ट, क्योंकि यहाँ जो एक एंजाइम यूज हुआ है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, ये 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाला है। देखिए FAD से क्या हो गया, FADH2। तो ये दोनों हाइड्रोजन इसने कहाँ से निकाला, तो इस दोनों हाइड्रोजन को इसने सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन से निकाला। तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन के बीच में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया है। अब इस डबल बॉन्ड को पलटते हैं किस में, इसको 2 और 3 के बीच से 3 और 4 मिलाते हैं। देखिए 3 और 4 में ये आया हुआ है। इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है, इसका नाम होता है 2,4 डाइइनोइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। 2,4 डाइइनोइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज यह खास एंजाइम है जो एक से दो ज्यादा डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में यूज होता है। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मैकेनिज्म को आप एक बार जरूर अपने कॉपी में लिखें, क्योंकि आप रिएक्शंस लिख चुके हैं बहुत सारा, इसलिए आप आसानी से इसको क्या करते हैं, फॉलो अप करके चीजों को समझ सकते हैं। इस रिएक्शन का अभ्यास करिए और कहीं दिक्कत हो तो मुझे जरूर मैसेज करिए। अब जो आज का हमारा खास टॉपिक है, इस पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। वो कहना है कि अगर ऑड नंबर में हो तो कैसे ये काम करेगा। तो अब इसके लिए मैं अपना व्हाइट बोर्ड जो है यहाँ पर वो यूज करने जा रहा हूं। अब हमारा जो टॉपिक पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे वह टॉपिक बहुत क्लियर कट है कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इवन नंबर ऑफ कार्बन देख रहे थे। मान लिया हमने अगर सैचुरेटेड फैटी तो उसमें क्या था, इवन नंबर में कार्बन था, C16, C18, C20 ऐसे करके। और जब हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखा तो वहां भी क्या था, वहां भी इवन नंबर में ही संख्याएं थी, है ना। हमने तब देखा। तो अब हमारे लिए सवाल आता है कि हाउ beta oxidation of fatty acid can be accomplished if, अगर
number of carbon in fatty acid chain is odd. odd का मतलब क्या हो गया? लाइक C3 हो जाए या C5 हो जाए, C7 हो जाए, इस तरह से अगर हो जाए, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे पास आता है, वह सवाल है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ the fatty acid is having odd carbon numbers. अगर odd carbon number ही हो तो क्या दिक्कत होगा? अब इन दोनों सवाल का जवाब अगर हम ढूंढें तो सबसे पहले सवाल का जवाब क्या होता है? सबसे पहले सवाल का जवाब से पहले सेकंड सवाल का जवाब करते हैं हम लोग, सेकंड का करते हैं। द एंड प्रोडक्ट of beta oxidation of fatty acid is a 2-carbon compound, that is acetyl coenzyme A. Therefore, इसलिए for an odd carbon number fatty acid, the end product cannot be obtained properly. एंड प्रोडक्ट क्या प्रॉपर्ली हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैसे? क्यों नहीं कर सकते? तो हम मानते हैं कि अगर C जो है वो 5 हो तो टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कितना निकलेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में हम लोग कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम की तो फॉर्मूला यही है कि कार्बन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। क्या ये इक्वल नंबर में आएगा 2, 4, 6, 8? नहीं, ये आएगा 2.5। तो ऐसा थोड़े होगा कि एक एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा और एक उसका आधा बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस आंसर से हमें यह समझ में आता है कि अगर ऑड नंबर में कार्बन हो, लाइक 3, 5, 7, 8, 7, 9, तो क्या समस्या आ सकती है? अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या समाधान है? तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमारे पास 2 ही समाधान है। या तो एक कार्बन को हम हटा लें, 3 है तो 2 कर दें, 5 है तो 4 कर लें, 7 है तो 6 कर लें, या फिर हमारे पास उपाय है कि हम एक कार्बन जोड़ दें। तो बायोलॉजिकल सिस्टम एक कार्बन जोड़ना ही ये लोग प्रिफर करते हैं। एड 1 कार्बन टू द फैटी एसिड चेन, हम थोड़ा ऑड लिख देते हैं ना, ऑड फैटी एसिड चेन, टू चेंज इट इन इवन फैटी एसिड चेन। बात समझे? अगर 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है, C3 है, तो इसमें एक कार्बन हम जोड़ देंगे C1 और हमारे पास क्या मिल जाएगा? एक इवन नंबर में मिल जाएगा। मतलब जो भी ऑड संख्या उसमें एक कार्बन हमें जोड़ना है। तो ये जो है वो पहला मुद्दा हमारा होता है। अब है कि कैसे हम एक ऑड नंबर कार्बन से उसको इवन नंबर में चेंज करके और उसका बीटा ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग पुटअप करते हैं, है ना, और उस एग्जाम्पल का नाम है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है। प्रोपोनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन का यह फैटी एसिड है और इसमें आप देखें कि 3 ही कार्बन हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि कोएंजाइम ए सबस्ट्रेट के रूप में होना जरूरी है, सबस्ट्रेट में होना जरूरी है, तो ये कोएंजाइम ए हो गया, ठीक है, कोएंजाइम ए हो गया। अब आप देखें कि इस कंपाउंड को हम लोग कह रहे हैं प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए।
जिसमें कितने कार्बन है? C3। ये हमें इंडिकेट करना चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें वो होता है कि इसमें हमको एक कार्बन जोड़ना है। क्या करना है हमको? एक कार्बन इसमें जोड़ना है। तो कार्बन जोड़ने के लिए यहां पर कार्बोनिक एसिड आता है। तो कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो बाइकार्बोनेट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं HCO3 माइनस। ठीक है, ये यहाँ आता है। यह प्रोसेस जो है उसमें हमको एटीपी का हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो यहां पर हम एटीपी देंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि वह एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा, और जो हीट निकलता है, जो फ्री एनर्जी निकलता है, वह इस रिएक्शन को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट करता है। चूंकि हम एक कार्बन जोड़ते हैं, तो आप देखें कि कैसे हम इसको अब सिंबॉलिकली बनाते हैं। हाँ, कोएंजाइम ए। आप लोग भी साथ साथ कलम चला रहे हैं ना सब लोग? मेरा क्लास जब भी चले साथ में अपना कॉपी और कलम भी रखना है जी। ऐसा गड़बड़ मत कर देना कि आप सिर्फ दर्शक बने रहें, बल्कि आप लिखें भी। ओके, और ये हो गया माइनस। अब यहां पर ये जो COO माइनस आया, यह क्या है? यह एडिशन ऑफ कार्बन है। ठीक है, यह एडिशन ऑफ कार्बन। कार्बन जब भी जुड़ता है सेल के अंदर में तो वो हमेशा एक एसिड ग्रुप के फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के रूप में। और जब भी कार्बन निकलता है वह उसी एसिड से टूट कर निकलता है। ये बड़ा फंडामेंटल चीज है जो मैंने आपको बताया है। अब आप यहां एंजाइम का नाम लिखेंगे तो एंजाइम का नाम हो जाएगा प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एडिशन किया है। अब जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन किया है तो यहां पर कुछ बातें हैं जो बड़ी गहरी हैं। देखिए, यहां हाइड्रोजन आ गया। अब सारे विद्यार्थी गौर से देखेंगे, ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर 4 ग्रुप्स हैं, और चारों ग्रुप जो हैं वह क्या है? अलग अलग है। ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिलेट है, और ये कोएंजाइम ए है। इसका मतलब है कि ये जो अल्फा कार्बन है वह अल्फा कार्बन क्या हो गया? एसिमेट्रिकल हो गया। यह जो यहाँ पर अल्फा कार्बन है यह एसिमेट्रिकल हो गया। तो पहले इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। कंपाउंड का नाम हो गया डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए। इस कंपाउंड का नाम हो गया। और इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं कि इट्स अल्फा कार्बन इज अ कायरल कार्बन। सब लोग जानते हैं कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन पर जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 ही तरह का होता है, या तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है या एल लिवो रोटेटरी होता है। यहाँ क्या बता रहा है? ये डी टाइप है। तो डी टाइप है तो उसको एल टाइप में चेंज करना है, मतलब हमको लिवो रोटेटरी में चेंज करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम आइसोमराइजेशन करना चाह रहे हैं। तो आइसोमराइजेशन में क्या करना चाह रहे हैं? तो हम इस कार्बोक्सिलेट या इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। इन दोनों का जो पोजीशन है, मैं थोड़ा टिक लगा दूं, इन दोनों का पोजीशन है, हम चाह रहे हैं ये नीचे आ जाए और ये ऊपर चला जाए। इसका मतलब है हम पोजीशन चेंज करना। तो एंजाइम का नाम म्यूटेज होता है। म्यूटेशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो एंजाइम का नाम देखिए क्या हो गया? डी मिथाइल मेलोनाइल, ऊपर करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना? वो एंजाइम ए म्यूटेज। और ये क्या करेगा? इन दोनों के जगह को बदल देगा। यदि इन दोनों के जगह को बदला जाए तो यह कैसे दिखेगा? इस प्रकार से दिखेगा, लाइक COO माइनस, ठीक है, COO माइनस, ओके, कोएंजाइम ए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और देखिए मिथाइल कहाँ चला गया, मिथाइल अब ऊपर चला गया। जैसे मिथाइल ऊपर चला गया, ये डेक्स्ट्रो से लिवो रोटेटरी हो गया। इसका नाम कितना आसान है, हम फिर लिखते हैं तो बस एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ऊपर वाले और नीचे वाले में नाम में सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ डी के जगह पर एल हुआ है। एक प्रकार का आइसोमेराइजेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन, और इस प्रोसेस में एक कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है और उस कोएंजाइम का नाम है विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 जो पार्टिसिपेट करता है, और विटामिन B12 का कॉमन नाम क्या होता है, साइंटिफिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामाइन। तो उसी का डेरिवेटिव यहाँ यूज होता है। ये नहीं, इसको अगर हटा दें तो यह एंजाइम काम नहीं करेगा। यही सब क्वेश्चन जब आता है ना नेट में, विटामिन B12 का यूटिलाइजेशन, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि ये कहाँ से ऐसा क्वेश्चन उठ के आ गया, विटामिन B12 ये कहाँ था। तो हमेशा याद रखिए, जो क्वेश्चंस बनाने वाले होते हैं CSIR के, वह उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो स्टूडेंट पढ़ने के दरमियान में इग्नोर करके निकल जाता है, और वहीं वो फंसा देते हैं उसको। अब फाइनल स्टेप की ओर चले हम लोग। तो जो फाइनल स्टेप की ओर हम लोग चलेंगे, तो अब हमारा 4 कार्बन का एक कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, तैयार हो चुका है। अगर आप अभी ही काउंट करें तो आपको चारों कार्बन यहां दिखेंगे। कैसे दिखेगा, तो आप गौर करिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। सिर्फ इसका अरेंजमेंट जो है वह प्रॉपर होने जा रहा है। अगर अरेंजमेंट प्रॉपर होने जा रहा है तो नाउ हाउ इट विल अपीयर, नाउ इट विल अपीयर लाइक दिस। ठीक है, यह इस तरह से अब दिखेगा। ये, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सक्सिनिक एसिड है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और इसमें कितना कार्बन है, C4। अब जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है तो हमेशा विद्यार्थी आप मन में याद रखिएगा, आपके मन में आ गया कि हाँ अब ये सबस्ट्रेट तैयार हो गया है सर, अब इससे टूटकर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद करिए कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के बाद वह कहाँ इंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में यह डायरेक्ट इंटर कर जाएगा। क्यों डायरेक्ट इंटर कर जाएगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है जिसमें हम लोग सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, और उस स्टेप का नाम क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या कहेंगे इसके बारे में, डायरेक्ट इंटर्स इनटू कहां, मतलब ये बीटा ऑक्सीडेशन का फर्दर कोई स्टेप नहीं करेगा, ये सीधे क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा और इंटर करके यह अपना आउटकम देगा। तो यहां जो है, यह मुद्दा जो है यह किसके साथ होता है, जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। देखिए क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ऑक्सैलोएसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जब दोनों आपस में जुड़ता है तो बनता है साइट्रेट। फिर इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है तो आइसोसाइट्रेट, फिर आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, और फिर सक्सिनेट से फिर फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद फिर क्या बनता है, मैलेट, और फिर मैलेट के बाद क्या बनता है, ऑक्सैलोएसीटेट। ये पूरा स्टेप है जो यहाँ होता है। ऑक्सैलोएसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ेगा, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनेगा, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्सैलोएसीटेट, और नो ऑक्सैलोएसीटेट इज रेडी कि अगर उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए आ जाए तो वह फिर से प्रोसेस शुरू करे। दिस इज द साइकिल।
अब इस पूरे साइकिल में क्या होता है कि अभी जो आपने पढ़ा वह तो जो अभी आपने प्रोपियोनिक एसिड से पढ़ा वह क्या बन गया था एंड में, सक्सेनाइल कोएंजाइम है, वह सीधे यहीं पर आके जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद क्या किया उसने, एक यह स्टेप किया, एक यह स्टेप किया और एक यह स्टेप किया। इसका मतलब है यहां पर एक FADH2 निकलता है। क्या निकलता है यहां पर, एक FADH2। यहां पर क्या निकलता है, यहां पर निकलता है एक NADH। इसका मतलब हो गया कि प्रोपियोनिक एसिड के लिए अगर आपसे बोलता है कि एनर्जी बैलेंस शीट कितना होगा, तो प्रोपियोनिक एसिड ऑफ प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, तो बस यही दो स्टेप आपके पास होते हैं, ठीक है ना, यही दो स्टेप होते हैं। तो आपको इसमें मिलता है एक FADH2, जिससे कि आपको कितना मिलता है ATP, 1.5 ATP मिलता है, हाँ, और दूसरा एक NADH2, जिससे आपको कितना मिलता है 2.5 ATP। आपको नेट टोटल कितना मिलेगा, आपको 4 ATP मिलता है। इसीलिए आप देखिए कि बायोलॉजिकल साइंस में जितने भी फैटी एसिड्स यूज होते हैं वह सारे इवन नंबर में होते हैं। तो कभी अगर आपसे कोई सवाल पूछे, आ गया फिर से सवाल, क्योंकि मेरे पढ़ाने में सवाल बहुत रहता है, आप लोग बोलते हैं आनंद से बहुत 10 सवाल पैदा करते हैं। आया सवाल को वाई इवन न कार्बन नंबर या इवन फैटी एसिड, चलिए वो हिसाब से अच्छा है, वाई इवन फैटी एसिड्स आर dominant in living world over odd fatty acids। तो आंसर क्या है, द ATP yield। ATP yield जो है, यही ATP yield जो है इवन फैटी एसिड में बहुत सारे ATP बनता है, जबकि ऑड में आप देख लें कितना कम बना है, कितना कम बना है साहब, बहुत कम बना है। अगर 4 कार्बन का कोई इवन फैटी एसिड रहता तो उससे दो स्टाइल कोएंजाइम में बनता, 2 बार क्रेब्स साइकिल होता, ढेर सारा एनर्जी बनता, ठीक है। तो इसी को कंपेयर अगर हम करें हमेशा, तो याद रखेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस में इवन नंबर्ड फैटी एसिड्स इतने ज्यादा क्यों होते हैं। हर चीज का सवाल का जवाब है, आप मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको लगेगा करिए तो बहुत ही, सर जो बोल रहे तो बड़ा सही है, प्रोपियोनाइल से 4 ATP बना, लेकिन वहीं पर अगर आप ले लीजिए ब्यूटानोइल कोएंजाइम है, इसमें कितना, इसमें भी 4 ही कार्बन है, लेकिन इससे क्या बनेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। इसका मतलब हो गया कि इससे 2 क्रेब्स साइकिल रन करेगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, 2 FADH2, 2 FADH2, और क्या बनेगा 2 ATP या GTP इसको बोलते हैं, और 6 NADH, है ना। और क्योंकि एक ही स्टेप इसमें, एक FADH2 और एक NADH2, एक NADH और, अब आप समझिए यहां ऑड वाले से 4 ATP बना, और यहां कितना बन रहा है साहब, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 3 FADH2, तो 3 गुने 1.5 मतलब 4.5 ATP यहां बना। हम हमेशा बोलते हैं कि लॉजिकली देखो, 2 ATP यहां बना है, ये कितना बनेगा, तो कहेंगे सर 2.5 ATP एक का बनता है, तो 7 का कितना बनेगा, तो 2.5 गुने 7 गुने 14 17 17.5 कितना ATP बनेगा, करेक्ट। अब टोटल कर दें तो कितना बनेगा, अगर टोटल कर दें तो टोटल में कितना हो गया, 4.5 से 22 2 24। बताइए साहब, आप 4 कार्बन बनाएंगे प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में से तो 4 ATP बनेगा,
और आप ब्यूटेनॉयल कोएंजाइम है जो कि इवन नंबर फैटी एसिड है 24 बनेगा, 6 गुना ज्यादा प्रोडक्ट होता है। इसीलिए नेचर में इवन नंबर फैटी एसिड्स जो होते हैं वही सिलेक्टेड होते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं वो नहीं के बराबर होते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि आप इन सब बातों को समझेंगे, बूझेंगे और बार बार रिवाइज करके इसके लॉजिक को समझ लेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वह है रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। रेगुलेशन बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड मतलब क्या होता है कि व्हेन द स्विच ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज ऑन और ऑफ। एकदम क्लियर कट सवाल है। रेगुलेशन का मतलब यही होता है कि हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को कब ऑन करेंगे और कब ऑफ करेंगे। अगर इसका जवाब हम ढूंढ लें तो हमारे पास आंसर होता है। हम बोलते हैं क्या, पहला केस, व्हेन एम्पल सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का एम्पल सप्लाई हो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज ब्लॉक्ड। अब सेल में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो ग्लूकोज से एनर्जी लेगा सेल, फैटी एसिड से क्यों लेना चाहेगा, तो ब्लॉक हो गया फैटी एसिड का। सेकेंड हुआ व्हेन scarcity of glucose in the cell, glucose in the cell and demand of energy is high। सेल में ग्लूकोज की कमी हो जाए और डिमांड एनर्जी का बहुत ऊंचा हो जाए, देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड रन्स। तो हिसाब किताब एकदम क्लियर है कि ग्लूकोज का अमाउंट सेल में कितना है यह डिसाइड करेगा किस पर, यह डिसाइड करेगा कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होना है या नहीं होना है। अब देखो एक एंजाइम है उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज, सब हम लोग जानते हैं। ये एंजाइम जो है इट इज ब्लॉक्ड बाय, ये ब्लॉक्ड हो जाता है कब, जब NADH is to NAD is high। अब देखिए यदि सेल में NADH की मात्रा NAD से ज्यादा हो, ठीक है ना, हाई कब होगा, जब NADH जो है इसकी मात्रा NAD से क्या हो, ज्यादा हो। तो क्या हमको बीटा ऑक्सीडेशन कराना है, नहीं कराना है, क्योंकि अगर NADH बहुत ज्यादा है तो इसी से हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी। काहे का हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कराएंगे, यह एंजाइम क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। और जैसे ही NADH की मात्रा कम हो जाती है और NAD की मात्रा बढ़ जाती है, यह एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि थायोलेज एंजाइम जो लास्ट स्टेप में होता है, तोड़ता है तो इज ब्लॉक्ड बाय हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। कहता है कि सेल में अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत ज्यादा हो तो क्या फर्दर कोई एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। हम कहेंगे अगर सेल में सर बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम हो, देखिए कैसे लिखते हैं, इफ सेल हैज ample amount of acetyl coenzyme A, then no need to run beta oxidation of fatty acid। यदि ऑलरेडी सेल में बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम है तो सब क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ढेर सारा एनर्जी पैदा करेगा। तो बेमतलब का हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों करवाएंगे, नहीं कराएंगे तो किसको ब्लॉक करेंगे, थायोलेज को। पॉइंट में आता है when cell has ample glucose, सेल के पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो, या फिर सेल और ब्लड दोनों लेते हैं, ब्लड हैज एम्पल ग्लूकोज। जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है
तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड, इंसुलिन इज सिक्रेटेड, इंसुलिन सिक्रीट होता है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन promotes the consumption, cellular consumption of glucose। इंसुलिन क्या करता है कि सेल को बोलता है कि तुम ग्लूकोज का ज्यादा खर्चा करो। Therefore, इसीलिए beta oxidation of fatty acid is blocked and utilization of glucose is promoted। क्या होता है कि सेल में ग्लूकोज का खर्चा बढ़ाना है, तो इंसुलिन क्या प्रमोट करता है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को रोक दो और ग्लूकोज का खर्चा बढ़ा दो। तो अब ग्लूकोज हो रहा है, जब ग्लूकोज खत्म होगा फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा। तो इसलिए जब ब्लड में काफी ज्यादा ग्लूकोज हो तो इंसुलिन निकलता है, वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कम करता है। तो कम करने के लिए क्या करता है? ग्लूकोज को सेल में ठेलता है, सेल के अंदर ग्लूकोज का खर्चा हो यह भी वो प्रमोट करता है। इसलिए वो कोई भी रिएक्शन जो एनर्जी दे रहा हो उस सब को रोकता है और ग्लूकोज को आगे बढ़ाता है कि ग्लूकोज से एनर्जी लीजिए। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या होगा? यहाँ पर रुक जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है कि देखो मैं सबको मिटा रहा हूं। अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है ये कि एक पाथवे होता है। मैं उस पाथवे को आपसे शेयर कर रहा हूं थ्रू फोटोग्राफ्स। मैं वहां से आपको ये दिखाता हूं। हाँ,